नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत झा। टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम एक इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के बारे में हम विचार करके आए हैं और ये आपसी संवाद इस रूप में भी होनी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अभी वाक युद्ध जारी हो गई है, इससे भारत की परेशानियां जिस तरीक़ा से बढ़ाया जा रहा है, भारत ने जो एक्शन लेते हैं, पाकिस्तान उस एक्शन के पीछे उसी प्रकार की मीटिंग बुलाकर काम कर रहे हैं। दोनों देश के बीच में अनेक समझौताएं हुई हैं, लेकिन शांति वार्ता के बाद या शांति की दहलीज पर खुद से पाकिस्तान आगे आ जाती है। सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, तुलवुल परियोजना, बगलिहार परियोजना, इन तमाम समझौता से भरपूर भारत और पाकिस्तान के बीच की समझौता है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान बार बार इस घुसपैठे और आतंकवादी को भेज करके भारत की शांति को काफूर कर रहा है? यदि पाकिस्तान इसी नीयत के साथ कार्य करती है तो फिर समझौता क्यों? जब भी भारत पाकिस्तान के साथ कोई ऐतिहासिक समझौता की ओर रणनीति बनाकर शांति की बात करता है, पाकिस्तान में से कुछ ऐसे आतंकवादी की दिशाएं निर्धारित होती है जो भारत में बम ब्लास्ट करके शांति को फिर से अशांति के दहलीज पर खड़ा छोड़ देता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान की शांति को नहीं देखना चाहता। भारत इस दिशा में काफी लंबे समय से प्रयास करता रहा है, लेकिन इस प्रयास को एक सफलता कायम तक नहीं पहुंचा। हम तमाम कुछ मुद्दे को चर्चा करेंगे। जब भी देश में चर्चा का मुद्दा है, क्या भारत को युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आखिर भारत को क्या करना चाहिए? हीगल ने कहा था, युद्ध एक अंतिम विकल्प है। जब कोई विकल्प नहीं बचता है, अंत समय में अपनी सॉवरेंटी की रक्षा के लिए युद्ध होना चाहिए। फिर वहां हम कभी पीछे नहीं हट सकते। लेकिन यदि युद्ध अंतिम विकल्प है, यदि वहां समझौता होते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से वह समझौता देश के लिए कभी कायराना भी सिद्ध होता है। समझौता करने से पहले देश की जनमानस और व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके भी कार्य करना चाहिए। चलिए, आज अभी भारत और पाकिस्तान के बीच का जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व फिलहाल पहलगांव के में जो 22 अप्रैल की घटना घटी है, हमारे भारत के विभिन्न प्रांतों से विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग वहां गए थे और वहां पर जिस तरीका से वहां पर हमला हुआ है, वह मानवता शर्मसार हुई है। और इस प्रकार के कार्य करने वाले के मुख में हंसी होती है, लौलुहान करना। तो हम रामधारी सिंह दिनकर की उस वाक्यांश को याद करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जो वीरता रस में अपनी बातों को रखा करते थे, आग के साथ आग बन मिलो, पानी के साथ बन पानी, यही करते हैं यकी के गानी। यदि पाकिस्तान अपने शांति को नहीं चाहता है, तो फिर यदि वह आग के बात करता है तो आग के साथ काम करना चाहिए। शांति की बात करेगा तो 4 कदम आगे बढ़कर हम उससे शांति की वार्ता करने को तैयार है। भारत का विदेश से विश्व शांति का सदैव समर्थक रहा है। भारत भी वैसे विदेश नीति के तहत कभी वो युद्ध नहीं करने की स्थिति में रहती है, लेकिन सॉवरेंटी को जब ललकारा जाता है तो भारत ने भी युद्ध किया। इसी कश्मीर के प्रकरण पर 1948, उसके बाद 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ, 1971 में पाकिस्तान के साथ, 1999 अघोषित कारगिल युद्ध, ये भारत इतने वर्ष में लड़ चुका है। इसका मतलब भारत की शांति, जिस तरीका से शांति को खतरे में पहुंचाने की बात हो रही है, तो वहां पर अब अगला स्टेप भी उसी रूप में उठाना चाहिए। हमारे देश में कौटिल्य भी हुआ है। कौटिल्य की नीति कहती है, यदि असामाजिक तत्वों के बीच में यदि हाहाकार हो जाए तो समझ लेना कि शासक तुम्हारा अच्छा है। अभी इस मुद्दा पर चलते हैं कि पहलगांव में दिन दहाड़े हमारे पर्यटक को जिस तरीका से मारा गया, हमारे भारतीयों को मारा गया, यह कभी भी किसी को माफ नहीं कर सकता है। और इस संबंध में हमारे पूरे भारत में एक राष्ट्रवाद पैदा होना चाहिए। राजनीति की तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए।
कारण हम 142 करोड़ की आबादी में फैल चुके हैं और हम एक फ्रीडम देश के भीतर रह रहे हैं। हमारी स्वतंत्रता है, हमारी समानता है, हमारी न्याय है। तो इस चीज को पालन करने के लिए यदि मुझे इस व्यवस्था पर कोई हमला करता है तो हमारे संविधान को आघात पहुंचाता है। अब पहले मैं आपको कुछ बात समझा दूं पहले कि शिमला समझौता हुई थी 1972 में। बड़े ही ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। पाकिस्तान की गृह राजनीति इस प्रकार से असफल हो गई कि बांग्लादेश में बंगबंधु मुजीबुर रहमान व प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद के साथ आए, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया तो थोड़ा हम बैक से चल रहे ताकि आप उसको समझ पाएं कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान बार बार क्यों कर रहा है, उसकी भी क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या मुसीबत है उसके साथ। तो यहीं से उसकी कहानी की यदि मैं शुरुआत करता हूँ, उससे कहानी तो पूर्व से भी है, कश्मीर समस्या से लेकर के ही है, लेकिन भारत का जो में कश्मीर समस्या नहीं है, कश्मीर तो पाकिस्तान समस्या पैदा कर रहा है। यहाँ देखिए कि 1972 में जब 1971 की बात है कि जब पाकिस्तान की गृह राजनीति संकट की घड़ी में आ गई, बंगबंधु मुजीबुर रहमान मोहम्मद के साथ आए, उन्हें प्रधानमंत्री अयूब खान साहब ने नहीं बनने दिया, तो बांग्लादेश वाले भाग में उनका विशेष स्थान मिला था, बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया। पाकिस्तान की सेना ने वहाँ घुस करके बांग्लादेशियों के साथ बड़े ही बेरहमी से कार्रवाई किया। इस बेरहमी में बहुत आदमी के घर जला दी गई और वो अपनी प्राण रक्षा के लिए भारत उसके चारों ओर है तो भारत में आकर के बस गया। कुछ लोग भारत में आए और कुछ लोग वहीं पर उसका सामना किया। भारतीय प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रतिपक्ष के नेता थे उनसे संवेदना लेने के बाद उन्होंने एक विकल्प दिखाया कि भारत में शांति व्यवस्था लाने के लिए अब यहाँ पर युद्ध करना होगा। इस युद्ध में हमने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बंदी बनाया था। आज तक विश्व का कोई भी देश इतना किसी सेना को बंदी नहीं बनाया जितना कि भारत ने इसे बंदी बनाया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का वह भाग जो पूर्वी बंगाल के नाम से जाना जाता था वो बांग्लादेश बन जाता। भारत, भूटान और सहयोगी राष्ट्र ने धीरे धीरे मान्यता दिया और पाकिस्तान ने भी इसे मान्यता दिया। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण भाग टूट गया। अब पाकिस्तान को लगता है कि हमारा क्षेत्र में कमी आ गई, वो कश्मीर समस्या को तुल देने लगा। 1972 में ये शिमला समझौता होती है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच ये समझौता। इस समझौता में पाकिस्तान की दबाव था, क्योंकि 93,000 सैनिकों को हमने बंदी बनाया था, तो पाकिस्तान की राजनीति पर यह दबाव आने लगा कि एक ऐसा उपाय किया जाए कि जल्दी से हमारे लोगों को छोड़ दिया जाए। तो 1972 में 28 जून से ही यह प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। यहाँ देखिए 28 जून से यह प्रयास हुआ कि एक समझौता किया जाए, लेकिन 2 जून 1972 को 10:30 से 12:30 बजे रात तक की मीटिंग चलने के बाद इस पर समझौता पर हस्ताक्षर हो जाता है। भारत के प्रतिनिधि इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रतिनिधि जुल्फिकार अली भुट्टो की भी समझौता हो गया, जो शिमला में हुआ, इसलिए शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता में कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए। वह प्रावधान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सम्मान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ जो 111 चार्टर बता रहा है उसके अंदर, तो उस चार्टर के आधार पर जो शांति की बात किया गया है हम उसको सम्मान करेंगे, यानी दोनों राष्ट्र सम्मान करेंगे। दूसरा बात कहा था कि आपसी मतभेदों को द्विपक्षीय समाधान का, शांति समाधान का प्रयास करेंगे। जो आपसी यानी हमारे और आपके बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कोई विवाद है, इसको दोनों देश मिलकर के हम शांति का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तीसरा था कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे पर कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा, अस्तित्व में रखेगा। क्षेत्रीय अखंडता, एक दूसरे को सम्मान करेगा, एक दूसरे को संप्रभुता की सम्मान की जाएगी, संप्रभुता का सम्मान, और अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह तीसरा प्रतिबद्ध था। चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पीछे दोनों देश की जो सेना थी वो पीछे हट जाए, और 17 सितंबर 1971 में जो युद्ध विराम नियंत्रण रेखा था, उस नियंत्रण रेखा का सम्मान दोनों देश करेगा, और एक पक्षीय उल्लंघन इस समझौता को कोई नहीं कर सकता, यानी कोई भी देश आगे से इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, एक देश इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। अभी यदि पाकिस्तान कहता है कि हम इसका उल्लंघन करेंगे, आपका जेडी भुट्टो की सिग्नेचर है इस पर कि एक पक्षीय उल्लंघन नहीं करेगा,
आप इसका परिशोधन करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भी कहता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम अन्य देश, पड़ोसी देश, सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, लेकिन आप भी यह भारतीय संविधान की रक्षा करोगे। लेकिन यदि पाकिस्तान इस समझौता को उल्लंघन कर देता तो शिमला समझौता खत्म हो गई। लेकिन अगला प्रोविजन को देखिए कि चरणबद्ध तरीके से रिश्ते सुधारने का प्रयास करेंगे, यह भी कहा गया। लेकिन युद्धबंदियों को रिहा कर दी गई। 93,000 युद्धबंदियों को मैंने बाधा बॉर्डर पर छोड़ा, तो पाकिस्तान गया। और उसके बाद हमने 5,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया पर भारत ने पाकिस्तान की एरिया पर कब्जा कर चुका है। यदि आप समझौता का उल्लंघन करेंगे तो इस एरिया को भी हमें दे दीजिए, क्योंकि समझौता सभी पक्षों के साथ किया गया था, जिस पर आपके भी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था। और यह समझौता हिमाचल भवन, जिसको राजभवन अभी घोषित किया गया, वारनेस कोर्ट के नाम से भी जाना जाता था, इस कोर्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौता में दोनों देश की रजामंदी थी। पाकिस्तान तो ज्यादा ही प्रयास कर रहा था शिमला समझौते का। आज पाकिस्तान ज्यादा प्रयास कर रहा है कि शिमला समझौता को हटा देंगे। तो शिमला समझौता पहले से आपको नागवार गुजर रहा है, लेकिन आपके पास में यह भी बात समझने की बात है कि हमने 93,000 सेना को बंदी बनाया और पाकिस्तान की जो भी व्यवस्थाएं थी सबको मैंने चरमरा दिया था। भारतीय सेना के सामने में आपकी सेना मुश्किल से 10 दिन ही टिक पा सकती है। ये 72 में की गई मानिक शाह के द्वारा जो की गई थी वह अगुवाई, इस अगुवाई को आप कभी भुला नहीं सकते। तो फिर इस समझौता का उल्लंघन करने से क्या फायदा है? शांति यदि भंग हो जाएगा, इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय जगत पे पड़ता है। शांति को आप भंग ना होने दें। दोनों देश आपस में मिल करके आप समझौता यदि करना चाहते हैं, समझौता करें, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। बस भारत की मांग तो यही है। यह रहा शिमला समझौता। अब देखिए, इसी प्रकार से समझिए कि सिंधु समझौता क्या है। जब भारत से अलग पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान को चिंता का विषय बनता है कि सिंधु नदी इस क्षेत्र का एक लाइफलाइन है। यदि भारत आने वाला समय में यदि कोई हमारा संबंध गड़बड़ होता है तो भारत सिंधु नदी समझौता यानी सिंधु नदी के पानी को रोक सकता है। ये पाकिस्तान को पहले से भय था। यहाँ पर कुल 6 नदियाँ मूलतः प्रवाहित हो रहा है कि भारत के लद्दाख, जम्मू कश्मीर के एरिया से वह गुजर रही है, पंजाब को ही टच करती है। इसमें देखिए, यह कराची में सम्मेलन हुआ था 19 सितंबर 1960। ये पीटी दृष्टिकोण से भी याद रखेंगे, अभी चर्चित मुद्दा हो गई है। तो सिंधु समझौता 19 सितंबर 1960 को यह समझौता हुई। इस समझौता को 12 जनवरी 1961 से लागू किया गया। फिर से समझें, 19 सितंबर 1960 को सिंधु समझौता हुई थी। इस समझौता को 12 जनवरी 1961 से लागू किया गया। यह समझौता कराची में हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रतिनिधि अयूब खान के बीच हस्ताक्षर है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है, यहां मैंने पूरा चीज को रखा है कि सिंधु का क्या प्रवाहित एरिया है। यह सीन काबाब, मानसरोवर झील के सीन काबाब जलधारा से यह निकलती है। सिंधु नदी में जल का स्रोत यह उद्गम स्थल, यह ग्लेशियर के साथ सीन काबाब, और दूसरा प्राकृतिक रूप से वह जो पानी संग्रहित होती है वह पानी से आता है। एशिया के बड़ी नदियों में से एक नदी सिंधु नदी है। यह तिब्बत कश्मीर से गुजर रही है, जो तिब्बत पर अभी चीन का अधिकार है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर, नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान से होकर यह अरब सागर में गिर जाती है। यही सिंध है। इसकी सहायक नदी में जास्कर, स्यूक नदियां। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3610 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3610 किलोमीटर है। भारत में 1114 किलोमीटर प्रवाहित होती है, यानी लंबा चौड़ा हमारी एरिया से प्रवाहित हो रहा है। अब इस नदी में देखिए, इसी नदी के किनारे भारत की सभ्यता का विकास हुआ था, जो सिंधव सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी काफी प्राचीन नदियों में से एक था। इस नदी पर सिंधु
झेलम, चेनाब जो पश्चिम की ओर नदियां बहती है, वह पाकिस्तान के इस पानी को यूज करने को कहा गया। सिंधु समझौता दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच में विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन रावर्ट के नेतृत्व में किया गया था और उन्हीं की मध्यस्थता में किया गया था। इसलिए विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन रावर्ट के द्वारा हुआ था। इसमें सिंधु, झेलम, चेनाब जो पश्चिम भाग है पाकिस्तान की ओर बहती है, पाकिस्तान को लाभ लेने के लिए दे दिया गया। रावी, ब्यास, सतलज ये पूर्वी भाग में है जो भारत के पास भी दे दिया गया। तो भारत इसका यूज करेगा। कुल मिलाकर 16.80 करोड़ एकड़ फीट पानी का यूज पाकिस्तान कर रहा है। इस क्षेत्र में जो प्रवाहित हो रहा है सिंधु, झेलम, चेनाब की पानी में 16.80 करोड़ एकड़ जमीन फीट पानी पाकिस्तान यूज कर रहा है, यानी कुल पानी का 80% पाकिस्तान यूज कर रहा है। भारत को 3.30 एकड़ वो भारत यूज कर रहा है, यानी लगभग 20% पानी का भारत यूज कर रहा है। इस समझौता में कहा गया कि दोनों देश एक सिंधु आयोग गठन करेगा, एक सदस्य के रूप में होगा जो दोनों देश की प्रतिनिधित्व करेगा। कमिश्नर रैंक के अधिकारी होंगे और उसका एक बैठक साल में होगा ताकि इसका नवीनीकरण होता रहे। एक वर्ष में बैठक होगा, एक बार भारत में, एक बार पाकिस्तान में होगा। यह बात दोनों निर्णय में कहा गया। सिंधु नदी इस समझौता के साथ इस पाकिस्तान के साथ देखिए कि सिंचाई, परिवहन, बिजली ये 3 चीज पाकिस्तान उसका यूज कर रहा है। सिंचाई 93% कुल कृषि क्षेत्र में 93% की सिंचाई इसी नदी से, सिंधु नदी से किया जा रहा है। बिजली जो है वह 1/3 हाइड्रो पावर इस नदी या नदी से प्रयोग में ला रहा है। पंजाब में अनाज का 85% इस नदी से यूज हो रहा है, नदी के पानी से। कुल पाकिस्तान का 70% आजीविका कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित है। कृषि जो है पाकिस्तान का कुल जीडीपी में 25% योगदान दे रहा है। अर्थात यह सिंधु नदी उसका एक लाइफलाइन है। यदि सिंधु नदी की पानी को भारत यदि रोकने में कामयाबी हासिल कर लेता है तो वहां की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। 70% आजीविका का साधन है कृषि पाकिस्तान में, लोग प्रभावित हो। पंजाब जो उसका मूल भाग, आधा पंजाब तो भारत के समय में आ गया था, आज़ादी के समय में, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसमें लाहौर वगैरह भी है, तो वो पश्चिम पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो ये अनाज का उत्पादन दरअसल पंजाब इसका यूज नहीं कर पाएगा। सिंधु प्रांत जो है भी इसका यूज कर रहा है। सिंधु प्रांत में और भी गरीबी छा जाएगी, वहां पर अपने आप में एक अराजकता का वातावरण छा सकता है। यह पाकिस्तान के साथ है। इसीलिए पाकिस्तान इस चीज को सिंधु नदी विवाद का समाधान विश्व बैंक के अध्यक्ष यूजीन रावर्ट के रूप में करना उचित समझा और जो फैसला लिया गया दोनों देश के शासनाध्यक्ष को यह स्वीकार हो गया। यह मानसरोवर झील के सीन के बाब जलधारा से निकलती है, 1114 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होती है। तो भारत से ही नदियां गुजरती है, तो भारत कहता है कि हम इसका पानी को बंद कर दें। हालांकि पानी बंद करने का देखा जाए तो सिंधु समझौता बहुत कुछ झेला है। 1965 की लड़ाई, 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, 1999 अघोषित कार्य युद्ध हुआ था। इस समय तक सिंधु नदी के संदर्भ में बंद कर देंगे यह कोई भी बात भारत ने भी चर्चा नहीं की। पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इस नदी का सर्वाधिक मात्रा में आप यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत ने भी कोई मांग नहीं उठाई। यह पहली मर्तबा 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था तो उसमें नितिन गडकरी परिवहन मंत्री थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का दौर आ गया है, सिंधु समझौता को उल्लंघन कर दे। यदि भारत सिंधु समझौता का उल्लंघन करता
भारत के संविधान में नहीं है। सिंधु समझौता का उल्लंघन करता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घुटने के बल पर आ जाएगी। वैसे भी पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था नीचे है, और जब से भारत ने यह घोषणा किया है वहां पर महंगाई दर भी 3% बढ़ गई। पाकिस्तान के लोग ये चिंता में आ गया कि यदि भारत बंद करता है तो हम लोग की पीने का माध्यम के पानी कैसे होगा। वैसे भी पाकिस्तान में जल का स्रोत काफी नीचे जा रहा है, इससे भी जल की संकट पैदा होने वाली है। सिंधु नदी पर काफी भरोसा है उसको। यदि भारत बंद करता है तो उसके सारे द्वार भी बंद हो जा रहे हैं। अब इस स्थिति में भारत यदि बंद करे व ना करे, क्या करे भारत? पाकिस्तान बार बार आतंकवाद भेजता है। भारत विश्व का पहला देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी आतंकवाद के मुद्दा को उठाया था, और इस आतंकवाद के मुद्दा उठा करके विश्व का ध्यान आकर्षण भी किया था। इस ध्यान आकर्षण के साथ भारत यदि कहता है कि हम बंद करेंगे तो मुश्किल से 5 से 10% ही पानी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप डैम बना लेते हैं तो इस सिंधु नदी का पानी का यूज भारत को होगा। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य में जल की किल्लत खत्म हो जाएगी। तय है कि जल की किल्लत खत्म हो जाएगी, एक नई व्यवस्था बाहर आ जाएगी भारत में। पाकिस्तान उतना ही अपनी ही स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन हम कब तक आखिर पाकिस्तान के इस आतंकवाद को सामना करते रहेंगे? ऑपरेशन ऑल आउट चलाया, 1999 में आपने घुसपैठी भेज दिया, 65-71 की लड़ाई भी लड़ने के लिए मजबूर कर दिया, वो आपकी गलती से हुई थी। जब चाहते हैं घुसपैठी घुसा देते हैं और वो हमारे देश में आकर के आतंकवादी गतिविधि को फैलाता है। सीमा पार पर कोई घर नहीं है जहां मोर्टार नहीं दागे जाते हैं। हमारे पशु पक्षी को भी आप मार रहे हैं। शांति की, अमन की धारा का जहां तक है आप उसको नष्ट करते जा रहे हैं। तो भारत अब क्या कहेगा? आपकी सिंधु समझौता का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन भारत के पास एक मुसीबत है कि तुरंत यह प्रक्रिया लागू नहीं कर सकता है। क्योंकि अभी 5 से 10% पानी का यदि भारत बंद कर सकता है, उतना यदि कर दे, यहीं से उसकी समस्या पैदा हो जाएगी। और पाकिस्तान यदि हरकत से बाज नहीं आता है तो सिंधु नदी पर डैम बनाना भारत के लिए कॉस्टली तो होगा। जल्दी से भारत सिंधु पर डैम बनाए, नहर बना करके जल समस्या भारत को भी दूर हो जाएगी, और पाकिस्तान की स्थितियां जैसा भी होगा उसके भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। क्योंकि यदि वहां पर अच्छे लोग हैं, पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, तो जब बुरे लोगों को आप विरोध करने की क्षमता नहीं रखते हैं तो भारत भी तो सही कर रहा है। खून और पानी एक साथ तो धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, तो हमें तो रोकना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध आ जाएगी। इस गृह युद्ध में पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव आएगा। जो पाकिस्तान की सभी पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर के मुद्दे को लेकर के वह राजनीति करते हैं, वहां के लोगों की मानसिकता को भ्रमजाल फैलाते हैं, पाकिस्तान के राजनीति को भी नापाक इरादा में बदल दिया जाएगा। तो सिंधु समझौता का उल्लंघन करने पर भारत का यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान में न जाने कितने एक तीर से कितने निशाना लगाए जा सकते हैं। गरीब को कोई नहीं रोक सकता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान के मूल भाव से अलग होने की बात कर सकता है। पंजाब की आर्थिक स्थितियां, पाक अधिकृत पंजाब जो है, उस पंजाब की आर्थिक स्थितियां कमजोर हो जाएगी तो पंजाब प्रांत भी अलग होने की बात करेगा। दूसरी बात है कि आतंकवाद, अभी भारत को क्या करना चाहिए? यदि आप युद्ध ना लड़े, युद्ध लड़ने की सलाह कोई नहीं देगा और भारत की नीतियां भी यही कहती है, लेकिन पाकिस्तान में यदि आप घुस करके यदि उसे बंकर को ध्वस्त करते हैं, सीमा पार में जितने भी आपके आतंकवादी हैं उसको उस बार हटा रहा है जल्दी से, तो हटा भी लेगा। यदि आप ये किसी एक भाग में ले जाइएगा तो पाकिस्तान अंततः युद्ध लड़ेगा। दोनों देश को इस पर विचार करना चाहिए कि दोनों देश संपन्न राष्ट्र हैं। पाकिस्तानी बराबर धमकी दे देता है कि भारत को रोकने का एक ही उपाय है कि हम एटम छोड़ देंगे। तो भारत भी तो एटम संपन्न राष्ट्र है, पाकिस्तान को यह भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान के मंत्री या पूर्व का जो भी सैन्य में काम करते हैं वो जिस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं तो आप अपने आप को भरोसा दिला रहे हो, आप तिलमिला रहे हो। भारत भी अपना एटम बम कोई फुलझड़ी छोड़ने के लिए नहीं रखा है, वह एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए नहीं रखा है। वह शक्ति संतुलन सिद्धांत के तहत काम करेगा, विश्व शांति के तहत से काम करेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री
1999 में पाकिस्तान को ये बात हिदायत भी दे चुका है, यदि आपने एटम छोड़ने की बात जिससे अमेरिका को सूचना दिया था, तो भारत का प्रधानमंत्री भी बोला था विश्व के एटलस से कल बिना सुबह देखे हुए ही पाकिस्तान अपने एटलस से खत्म हो जाएगा। तो ये एक है क्या आरोप प्रत्यारोप के साथ आप कोल्ड वार के टाइम में जो स्थितियां कोल्ड वार में महाशक्तियों द्वारा हुआ था उसको ना लाए। शांति और अमन को आपने ध्वस्त किया है तो आपको दंड मिलना चाहिए। आपने आतंकवाद को रोक नहीं पाया। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद की मुद्दा को उठाना चाहता है, आपके आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद घोषित करना चाहता है, तो आप चीन की मदद से उसको आपने आड़े हाथ लिया है और रोक भी लिया है। इस तरीका से पाकिस्तान अपनी राजनीति में कब तक आगे बढ़ेगी? आप विकास करने के बारे में सोचिए, नदियों को किधर लेके जा रहे हैं? भारत ने जो IIT संस्थान बनाया, एम्स बनाया, आप इस तर्ज को प्रतिस्पर्धा करिए। ये आतंकवाद भेज करके भारत को आप शांति व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। ये मानव अधिकार नहीं है, ये मानवता नहीं है। यदि आपकी पाकिस्तान जल सिंध पानी से ग्रसित होगा तो आप ही मानवता का कोई प्रश्न, तब मानवता की परिभाषा आपको खुद याद आ जाएगी, क्या होती है मानवता। इसलिए पाकिस्तान के राजनीति को भी ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और भारत के प्रधानमंत्री की जो आक्रोश है वो जायज आक्रोश है, वह हमारी बहुमत दल के नेता है। हमारी सॉवरेंटी पर हनन हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहता है संपूर्ण बहुत संपन्न। हमारी सरकार के समानांतर में कोई दूसरी सत्ता नहीं आ सकती है। हमारे देश की संविधान हमारे देश में लागू होता है, हमारी लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश की लागू होती है। पाकिस्तान ने हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारी सॉवरेंटी पर हनन किया है। सीमा पार का अतिक्रमण आपने किया है। आप अपने लोगों को सीमा पार से रोकते क्यों नहीं? सीमा पार के नजदीक में होने के कारण फायदा आप आतंकवाद को क्यों दिला रहे हो? इसलिए आतंकवाद पर नकेल पाकिस्तान यदि नहीं कसता है तो उसके सारे बंकर को गिन गिन करके भारत ध्वस्त करे। और पाक अधिकृत कश्मीर में जो 36 यूनिवर्सिटी पाकिस्तान का चला रहा है, जिस तरीका यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ाई करते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है, उसी प्रकार के आतंकवादी शिविर चला रहे होगा। उस सारे शिविर को नष्ट करने के लिए भारत को पाक कश्मीर में घुसकर उन सारे बंकर को ध्वस्त कर देंगे जो आपने आतंकवाद को पनाह दे रखा है। मुझे पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की वह नीति जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद से भारत को, इस बात को चिंता करने का विषय है। उसकी समाधान करने के लिए सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए ये कदम उठाना चाहिए। और दूसरा बात है, सिंधु समझौता उल्लंघन करने के लिए भारत जो धमकी दे रहा है, 2019 में आपने पहली बार ये बात रखा, आप उसको अमल में लाइए ताकि पाकिस्तान के साथ हम एटम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कभी मेरा भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन भारत को यदि सिंधु नदी का डैम वो बना लेगा तो पानी इसके पास इतना स्टोर रहेगा, और अचानक पानी हम छोड़ेंगे, जैसे अभी आप कांड कर दिए हैं, तो अचानक पानी खोल करके हम सिंधु नदी के किनारे पर से जितने भी पाकिस्तान का एरिया है, 4 मंजिल इमारत को हम डुबा देंगे। अरब सागर में आप बचाइएगा। भारत के बिना पाकिस्तान का विकास नहीं होगा, जो पाकिस्तान अब तक सोच नहीं पाया है। और हर बात पर जो एटॉमिक लड़ाई देते हैं, याद करिए हिरोशिमा नागासाकी का जब हरियाली तो उग नहीं पाई है। बात बात पर आप भारत को इस तरीका से नहीं चढ़ा सकते हैं कि एटम छोड़ देंगे, तो उस समय और धमकी पर समय के अनुसार नहीं चलेगा। विश्व राजनीति में एक अलग नीतियां नहीं चला सकते हैं। पाकिस्तान अपने स्थिरता के साथ सोचे इस विषय पर में भारत को सॉवरेंटी की रक्षा के लिए अपने कदम को उठाना है। भारत को समय है कि आप बंकर को ध्वस्त करके ही खत्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने फिर से आएगा। पाकिस्तान के विचारधारा को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है कि आप सिंधु नदी विवाद को आप विवाद मत होने दीजिए, डैम को अपनी ओर लाने दीजिए, अपनी ओर बनाइए। पाकिस्तान की विचारधारा स्वतः बदल जाएगी। अच्छे लोग बुरे लोग में गृह युद्ध फैल जाएगा। गृह युद्ध फैलेगा तो भारत की नीति का समर्थन करेगा। इस विचारधारा के साथ पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था को कुचलने का एक तरीका है सिंधु समझौता, लेकिन युद्ध का वक्त नहीं है। वर्तमान समय युद्ध का नहीं है। युद्ध नहीं हो और दोनों राष्ट्र की संप्रभुता के सम्मान